वेलकम टू श्री दुर्गा जी पब्लिक स्कूल। माई सेल्फ अजय यादव। आज आप लोगों को क्लास 12th की एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो रेट ऑफ रिएक्शन था बेटा, उसमें इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में जिक्र किया जाएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में जिक्र किया जाएगा और रेट लॉ एक्सप्रेशन के बारे में हम जिक्र करेंगे और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेट कांस्टेंट्स के बारे में जिक्र करेंगे। तो आइए हम जिक्र करते हैं इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए इंस्टैंटेनियस जो मतलब कि आपको इंस्टैंटेनियस रिएक्शन हमने बताया था ना, ठीक उसी प्रकार से जो है इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जो था, जैसे कि आपका इंस्टैंटेनियस रिएक्शन था, उसी तरीके से आपका जो है इंस्टैंटेनियस आपका क्या होगा, इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होगा। ओके, तो इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हम जिक्र करेंगे। तो जैसे कि क्या होता है ना बेटा कि इंस्टैंटेनियस रिएक्शन जो होते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन होते हैं। लोग कहते हैं कि जो इंस्टैंटेनियस रिएक्शन जो होता है उसके रेट को मापा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो पलक झपकते ही पूर्ण हो जाते हैं। जैसे कि आपको मैंने एक रिएक्शन के माध्यम से बताया था, जैसे कि आपका NaNO3 अगर किससे रिएक्ट करता है, सॉरी NaCl जो था या आपका सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करता है, तो वेरी फास्ट रिएक्शन होता है और सिल्वर क्लोराइड देता है और इसके साथ साथ NaNO3 का फॉर्मेशन होता है ना। तो ये जो है व्हाइट पीपीटी बनती है और वेरी फास्ट रिएक्शन, चूंकि आयनों के बीच में होता है और फास्ट होता है, जिसके कारण इसको इंस्टैंटेनियस रिएक्शन बोला जाता है। तो हम बोल सकते हैं रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जैसे हम मान ले, सपोज कर लें कि आपका कोई रिएक्टेंट R हो और वो क्या दे, प्रोडक्ट P दे रहा हो। ओके, तो इस दौरान रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन आपका dx अपान जो dt है इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस d एक्टिव मास ऑफ R अपान dt होता है। क्या होता है, माइनस d एक्टिव मास ऑफ R अपान dt इज इक्वल टू d एक्टिव मास ऑफ P अपान dt होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन तो कहते ही हैं। और इसके साथ साथ जैसे कि आपको मैं बता दूं कि द मेथड फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम रेट ऑफ रिएक्शन को, इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर कर सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड इज पीएच मेजरमेंट होता है। पीएच मेजरमेंट के द्वारा हम क्या करते हैं, इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस को मेजर करते हैं। और चेंज इन ऑप्टिकल एक्टिविटीज के द्वारा, सेकंड जो होता है आपका चेंज इन ऑप्टिकल एक्टिविटीज होता है। और थर्ड मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट जो है चेंज इन प्रेशर के द्वारा हम करते हैं। प्रेशर में चेंज इन प्रेशर, ये मेथड के द्वारा हम इसको कैलकुलेट करते हैं। और चेंज इन कंडक्टेंस के द्वारा, चेंज इन कंडक्टेंस के द्वारा हम इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर किया जाता है। तो एक चीज और आप जान लें कि जैसे कि बोल सकते द स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन, मतलब किसी रिएक्शन का जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है was called rate determination step by 1/2। जो आपका किसी भी, जैसे ये इतना फास्ट रिएक्शन होता है तो इसको थोड़ा अगर कैटलिस्ट के माध्यम से थोड़ा स्लो करें, स्लो करके उसके रेट को डिटरमाइन करें,
तो जो स्टेप होगा उस स्टेप को हम रेट डिटर्मिनेशन स्टेप बोलेंगे, और वो किसके द्वारा दिया गया है बेटा, वांट हाफ के द्वारा दिया गया है। वांट हाफ ने क्या बताने का काम किया था कि किसी भी रिएक्शन के रेट को अगर मेजर करना हो तो वह जो है स्लोवेस्ट स्टेप में जो मेजर करने का काम करते हैं हम, वो जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेट डिटर्मिनेशन स्टेप कहते हैं बेटा। रेट डिटर्मिनेशन स्टेप कहलाता है। कहने का मतलब कि रेट डिटर्मिनेशन स्टेप क्या होगा, जिस स्टेप पर किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन के रेट को, किसी भी रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन को मापा जाए बेटा। देखिए एकदम जो आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए बेटा कि क्या होता है कि एक जो फास्ट रिएक्शन होता है उसको किसी कैटलिस्ट के माध्यम से या कैसे भी अगर स्लोवेस्ट स्टेप में लाते हैं, द स्लोवेस्ट स्टेप, in the slowest step the rate can be determined and that step is known as rate determination step। rate determination step कहलाता है और वह किसके द्वारा दिया गया था, वांट हाफ के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, वांट हाफ के द्वारा दिया गया था। तो इसका मतलब कि जो कोई भी हम बोल सकते हैं द स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन, the slowest step of the reaction was called determination, rate determination step by one half, by one half। तो इसके बाद हम बात करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए फैक्टर्स कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं बेटा, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो होता है वह होता है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। नेचर ऑफ द रिएक्टेंट और द कंसंट्रेशन, मतलब कि जो हमारा जो रिएक्टेंट हम ले रहे हैं उसका नेचर कैसा है, वो हाई रिएक्टिव है कि स्लो रिएक्टिव है, तो उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, हाई कंसंट्रेटेड है कि लो कंसंट्रेटेड है। इन सारी चीजों का जो एक रिएक्शन पे यह डिपेंड करता है बेटा, रिएक्शन की वेलोसिटी को निर्धारित करने का काम करता है। कुछ ऐसे रिएक्टेंट होते हैं जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बहुत ही फास्ट तरीके से करते हैं और कुछ जो होते हैं वो स्लो तरीके से करते हैं। इट मींस द only few substance can form the product in a fast way, or generally we can say that the substance give the product in a short time that have the high capacity of forming the product, means high reactivity, and some substance have low reactivity, they do not react easily, वो आसानी से रिएक्ट नहीं करते हैं। तो उनका नेचर क्या होता है बेटा, वो नेचर कुछ ना तो कुछ होता है ना, मतलब कि कोई हाई रिएक्टिव होते हैं, कोई लो रिएक्टिव होते हैं। तो इसका मतलब कि नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट या कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। सेकेंड मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज जो बेटा है वो टेम्परेचर है। कोई टेम्परेचर क्या होता है, आप किसी रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की गति जो है बेटा वह मतलब कि रिएक्ट करना फास्ट हो जाता है। तो इसका मतलब कि टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है। और नेक्स्ट थर्ड जो है मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज, सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट। जो आपका कोई भी रिएक्टेंट होता है बेटा उसकी कोई ना तो कोई सरफेस एरिया होती है। जैसे आयरन है हमारा, आयरन क्या करता है बेटा, रस्ट का फॉर्मेशन करता है। व्हेन आयरन गोज इन द कांटेक्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड द मॉइस्चर वाटर, वाटर के कांटेक्ट में जाने के बाद जो आयरन है, आयरन Fe
जो होता है ये किसका फॉर्मेशन कर देता है, Fe वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, Fe2O3 डॉट्स XH2O का फॉर्मेशन करता है। तो इसका मतलब कि जो सरफेस एरिया भी रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करती है। और इसके साथ साथ रेडिएशन एंड कैटलिस्ट भी है। आप जानते हो कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट रिएक्शन के किसी भी रिएक्शन कोई भी रिएक्शन होता है उसके रेट को बढ़ा देता है या घटा देता है, लेकिन खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। मींस कैटलिस्ट डू नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन बट दैट कैन अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, means that can increase or decrease the rate of reaction, that is known as catalyst होता है बेटा। तो रेट ऑफ रिएक्शन को यह भी अफेक्ट करता है। और आखिरी जो है प्रेशर ऑफ द गैस, जो गैस होती है बेटा उसका जो प्रेशर होता है वह भी रिएक्टेंट के रेट को क्या करता है, अफेक्ट करने का काम करता है। तो कुछ ये थे आपके फैक्टर्स जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर रहे थे। तो नेक्स्ट टॉपिक हम बात करने जा रहे हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन की। रेट लॉ, देखिए रेट लॉ जो एक्सप्रेशन है, रेट लॉ एक्सप्रेशन की बात करेंगे हम। तो जो एक्सप्रेशन, देखिए एक्सप्रेशन में क्या होता है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन जो होता है बेटा, इसमें हम एक चीज आपको बता दें, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन, आपने पढ़ा होगा क्लास 11th की जो टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम, जो है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। क्या होता है बेटा, the rate of reaction is directly proportional to the molar concentration of the reactant के होता है, रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे अगर मान लेते हैं कोई भी रिएक्टेंट ए है या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है तो मींस dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है बेटा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द ए। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द ए मींस एक्टिव मास ऑफ ए। ऐसे ही सपोज करिए कि कोई भी आपका रिएक्टेंट मान लीजिए ए मोल्स ऑफ ए हो या प्रोडक्ट दे, तो इस कंडीशन में क्या होता है बेटा, dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए टू द पावर ऑफ ए होता है। एक्टिव मास ऑफ ए टू द पावर ऑफ ए मींस द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब कि हम अगर कोई टर्म्स इस प्रकार से लें, ए मोल्स ऑफ ए प्लस बी मोल्स ऑफ बी, एक क्या बनाए बेटा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे। इन दैट कंडीशन dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of the molar concentration of the reactant। exponential form of the molar concentration of the reactant क्या होता है बेटा, means active mass of A to the power of A into active mass of B to the power of B। This implies that dx/dt है, देखिए dx/dt देखिए ये इज इक्वल टू किसके हो गया, k एक्टिव मास ऑफ A to the power of A into एक्टिव मास ऑफ B to the power of B। ये आ गया होगा समझ में, तो ये आ गया होगा समझ में। तो इसका मतलब कि अब हम जिक्र कर लेते हैं व्हाट इज द रेट कांस्टेंट। ये देखिए रेट कांस्टेंट, इसको रेट कांस्टेंट कहते हैं। अगर मान लीजिए इफ एक्टिव मास ऑफ ए इक्वल टू 1 एंड एक्टिव मास ऑफ बी इज इक्वल टू आल्सो 1 हो जाए तो क्या होगा, वही होगा जो होना चाहिए। तो क्या होगा बेटा, dx/dt इज इक्वल टू मिल जाएगा आपका k, क्या मिलेगा k। तो आप इसको रेट कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं कि क्या डिफाइन करेंगे,
when the molar concentration of the reactant is taken as unit, then the rate of reaction is known as rate constant. Then the rate of reaction is known as rate constant. क्या कहलाता है बेटा? मतलब कि when the molar concentration of the reactant taken as the unity, in that condition the rate of reaction is equal to the rate constant. Yeah, generally we can say that if the concentration of the reactant is taken as a unit, in that condition the rate of reaction is said to be rate constant. said to be rate constant. आई बात समझ में? तो एक चीज और आप यहां पे जिक्र कर लें कि रेट कांस्टेंट आपका जैसे अगर आपका दिया हो तो यहाँ पे एक और टर्म्स हम निकाल सकते हैं. देखें क्या, ऐसे देखें के बराबर क्या होता है बेटा? 1 अपॉन टाइम. के बराबर होता है 1 अपॉन टाइम. इसकी यूनिट निकालना हो तब, है ना? तो इसका इंटू 1 अपॉन कंसंट्रेशन जो है nth टर्म में दी गई है तो n-1 ले लेते हैं. nth टर्म में है तो n-1 ले लेंगे. ओके, तो ये है आपका क्या? रेट कांस्टेंट था. तो अब हम बात करेंगे इसमें जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट. बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट. व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेट कांस्टेंट? तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेट कांस्टेंट में अगर बात की जाए तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट में जैसे हम जिक्र करेंगे क्या? पहली चीज ग्रेटर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट है. देखिए जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू जितना ज्यादा होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतना फास्ट होगा. मतलब कि जितना मतलब कि वैल्यू जितनी क्या होगी? ग्रेटर होगी उतना किसकी? के की, उतना dx अपॉन dt भी क्या होगा? ग्रेटर होगा. ग्रेटर द रेट ऑफ रिएक्शन, ग्रेटर द रेट ऑफ रिएक्शन, ग्रेटर द रेट कांस्टेंट. मतलब कि ग्रेटर द रेट का वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, ग्रेटर द रेट ऑफ रिएक्शन. मतलब कि जो है रेट कांस्टेंट की वैल्यू जितनी हाई होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा. रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा. एंड थर्ड मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या? सेकंड क्या है? ईच रिएक्शन हैज ए पार्टिकुलर वैल्यू. ईच रिएक्शन हैज ए पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ कांस्टेंट एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर. हर एक रिएक्शन के पास हर एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर अपना एक खुद का रेट कांस्टेंट होता है. अपना खुद का एक क्या होता है बेटा? रेट कांस्टेंट होता है. मींस हम फिर से इस चीज को रिवाइज कर देते हैं बेटा कि मतलब कि ईच रिएक्शन हैज ए पार्टिकुलर रेट कांस्टेंट एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर. एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर. और एक और हम बताएंगे जैसे द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द सेम रिएक्शन हो तो वैल्यू फॉर द रेट कांस्टेंट विल बी डिफरेंट एज वी चेंज द टेम्परेचर. एज वी चेंज द टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज करेंगे. आपको बताया था बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज टेम्परेचर होता है. तो इसका मतलब सेम रिएक्शन हो उसी के लिए हम क्या करें? बार बार टेम्परेचर को बढ़ाएं, बार बार टेम्परेचर को घटाएं. तो क्या होगा? क्या करेगा वो? क्या करेगा वो? रेट ऑफ जो रेट कांस्टेंट है वो डिफरेंट मिलेगा. कैसा मिलेगा? अलग अलग तरीके का मिलेगा. और एक चीज और भी बता दूं, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. जो वैल्यू ऑफ, देखिए कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है क्या? रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, रेट कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता बेटा. कभी भूल करके भी मत ऐसी गलती करिएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स एट द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बट रेट कांस्टेंट डू नॉट डिपेंड्स एट द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. ये चीज याद रखिएगा. और बाकी चीज अब हम जब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में जिक्र करेंगे.
और बहुत ही भयानक चीज मॉलिक्युलरिटी के बारे में जिक्र होगा। तो मॉलिक्युलरिटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये तमाम सारी चीजें लेके आएंगे। और इसके बीच में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्युलरिटी, इन सारी चीजों को जिक्र करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। थैंक यू, इतना आप लोग हमारे साथ बने रहे और आप लोगों ने इसको भरपूर तरीके से जाना। धन्यवाद।